प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास फिरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। ज्येष्ठ माह, ऐसे लोग अपने घर से दूर जाएं तो सफल होंगे। दूसरा, उत्तरायण में जन्म हुआ है तो जितने भी शुभ ग्रह हैं, गुरु शुक्र बुध चंद्रमा आदि, ये लाभान्वित करने वाले हैं, मतलब सकारात्मक होंगे। ग्रीष्म ऋतु में जब तक धन आएगा तब तक निकलने के मार्ग तय होंगे, लेकिन घर से दूर जाएंगे तब धन बचता है। शनिवार को जन्मे हैं, वारेश शनि इस कुंडली के लिए मारक होते हैं। तृतीय भाव भी मारक होता है, इस वजह से यहाँ पे शनि और गुरु दोनों ही लगभग जातक को मारने का काम करेंगे। मारने का अर्थ पराक्रम खूब करना पड़े, धन बचाने में, धन कमाने में, पार्टनरशिप में, न्याय करने में, न्याय दर्शन, दृष्टिकोण, कमज़ोरी, भाग्यहीनता, ये सब चीज़ें देखने को कमज़ोरी से ये मिल जाती हैं। कहने का अर्थ क्या है कि तीसरा भाव भी मारता है। आपका पराक्रम, आप जहाँ पहुँचेंगे उसको पहुँचने से पहले ही आपका काम बिगड़ने लगता है। तो ये शनि के कारण और गुरु के कारण हो रहा है। आगे बढ़ के बात करेंगे शुक्ल कुंडली को। समझिए कि ग्रह यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम, ये पूर्व जन्म के किए गए कृत्य के आधार पर आपकी कुंडली में ग्रह बैठे रहते हैं। अगर इसको ठीक नहीं किया गया, इसको अच्छे से नहीं समझा गया, तो आने वाला जीवन भी परेशान हो जाता है। आप जिस तरीके से जीना चाहते हैं जी लीजिए, पर उसमें ज्योतिषी की मदद लीजिए। अगर ये मदद आपको सूट कर गई, अच्छा हो गया, तो फिर आप कोई भी काम बिना ज्योतिषी से पूछे नहीं करेंगे। और एक बात और है, हमें इस पे निर्भर नहीं होना है, हमें इससे स्वतंत्र होकर के अपना काम, इस पे निर्भर रह के नहीं, इससे स्वतंत्र होते हुए इसके सहयोग के साथ पूरा करना है। जीवन जीना है, पर इस पे निर्भर होके नहीं, इससे डर के नहीं, इसके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ना है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के चंद्रमा धन को एक जैसा नहीं आने देते हैं। यहाँ आपको कई बार धन घटता बढ़ता, व्यापार उतार चढ़ाव के साथ जीवन में सुख और दुख लगा रहता है। व्यक्ति का मन भी एक जैसा नहीं है और उत्तेजित होने का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है। ये है तो वैसे शनि का नक्षत्र, पर ये नक्षत्रों का राजा है। लग्न में चंद्रमा और बैठे हैं 12 अंश के, लग्न का मान 26 अंश पे और 9 अंश के राहु हैं। लग्न में वैसे ग्रहण की कोई बात नहीं है, 9 अंश के ही राहु है ना, और 12 अंश के चंद्रमा है। भयंकर ग्रहण है। तो भयंकर ग्रहण के कारण मन, बुद्धि, चित्त, धन, स्वास्थ्य, विवेक, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, ऐश्वर्य, सुख और शांति सब प्रभावित होंगे। और ये तीव्र ग्रहण के कारण व्यक्ति के सारे काम, जैसे धन बचाने में दिक्कत हो, अपनी व्यवस्था को बनाने में गड़बड़ी हो, कारोबार आगे बढ़ाने में परेशानी हो, इनिशियल स्टेप लेने में दिक्कत हो, हर एक काम में व्यक्ति इतनी जल्दबाजी करता है कि उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और भाग्य और दुर्भाग्य उसके पहुंचने से पहले पहुंच जाते हैं। भाग्य भाव के स्वामी का तीसरे भाव में बैठना भाग्यहीनता का सूचक हो जाता है, या कई प्रकार से व्यक्ति के जीवन में परेशानी का माहौल खड़ा कर देता है। आगे बढ़ के बात करेंगे, पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है, इस वजह से ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही साथ चिरचीटे की जड़, अगस्त के वृक्ष की जड़ अगर हो सके तो गले में धारण करें। कुशा के पौधे की जड़ भी आप गले में धारण कर सकते हैं। घर को खूब सजाएं, जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे की सफाई खुद से करें। न्याय और दर्शन, इसको समझने की आवश्यकता है। ध्रुव योग में जन्मे होने से व्यक्ति जिद्दी और हठी होता है और अपने हिसाब से काम करना चाहता है, जबकि परमात्मा कुछ और चाहते हैं। वही जब तालमेल नहीं बन पाता है तो व्यक्ति फेल्योर होता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के कारण मन, बुद्धि, चित्त में व्यवस्थाएं बनना अच्छा चाहता है। व्यक्ति अच्छा करना चाहता है, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, आदर करना चाहता है, पर बात यह है कि ये सारी चीज़ें कई बार धरी की धरी रह जाती हैं। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के कारण कई बार दाम्पत्य तो अच्छा है, मन, बुद्धि, चित्त में कोई ऐसी व्यग्रता है नहीं, पर ये काम करें तो अच्छा है। क्योंकि चारित्रिक रूप से कहें तो ब्राह्मण वर्ण और देवगण के कारण व्यक्ति में शुद्धता है, सात्विकता है, इसमें ज़रा भी दोष नहीं है। पर हाँ, परेशानी कहाँ बन रही है, क्योंकि चंद्रमा और क्या बोलते हैं कि ये जो मैंने पीछे प्रभाव बताया है ग्रहों का, भाग्य भाव के स्वामी का या भाग्य के कारक का, इससे परेशानी। लग्न में चंद्रमा का ग्रहण, ये सब कहीं ना कहीं संकटकालीन स्थिति दर्शाते हैं।
चंद्रमा 12 अंश के पुष्य नक्षत्र में, लग्न 26 अंश का, इस वजह से ये ढलान पे है। इस कारण से व्यक्ति के स्वास्थ्य में, दिनचर्या में, व्यवस्थाओं में गड़बड़ी होती है। 6 अंश के गुरु हैं, 9 अंश के शनि हैं। गुरु और शनि जब एक साथ बैठेंगे तो शनि का बल बढ़ जाएगा। इस वजह से इस कुंडली के मार्केश बलवान हो जाएंगे। मार्केश बलवान होंगे तो क्या करेंगे, आपके पराक्रम को मारेंगे। फिर व्यक्ति जीवन में शिकायत करता फिरता है। दूसरा, शनि की दृष्टि 12वें भाव पे है, जहाँ बुध और शुक्र पहले से बैठे हैं। बुध कौन है और शुक्र कौन है? बुध इस कुंडली के व्ययेश हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वें में बैठे हैं, चतुर्थेश और लाभेश के साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति जब तक घर से दूर नहीं। अब वहाँ पंचांग में क्या बात निकली थी कि व्यक्ति जो है वो ज्येष्ठ माह में जन्मा था, यहाँ भी जो है वो घर से दूरी की स्थिति बन रही है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे पंचांग में और भी आपको बता देना चाहता हूँ। शनिवार को जन्मे हैं, वार शनिवार का था, वारे से ही जन्म कुंडली में भाग्येश भी होते हैं, सप्तमेश होते हैं, मारक होते हैं। अब वार के अधिपति का प्रभाव ऐसा है, शनिवार को जन्मे होने का प्रभाव ऐसा है कि व्यक्ति असंतोषी प्रवृत्ति का होता है। इस कारण से कई बार परेशानी का माहौल यहाँ भी व्यक्ति को देखने को, मतलब कुल मिलाकर के कुंडली में संघर्ष दिखाई दे रहा है। दूसरा, गुरु और शनि के कारण, गुरु अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था जिसमें ये बात कही थी कि गुरु और शनि या कोई भी ग्रह जब गुरु के साथ बैठता है तो शनि के, या कोई भी ग्रह जब गुरु के साथ बैठेगा तो उसके कारक क्षेत्रों को कमज़ोर कर देता है। तो गुरु यहाँ शनि के कारक क्षेत्रों को कमज़ोर करेंगे। तो शनि किसके कारक है? धर्म के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों में व्यक्ति को दिक्कत होगी। प्रभाव भावों का कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि 7वें भाव के साथ साथ अष्टम भाव के भी कारक होते हैं। अष्टम भाव के स्वामी होकर के तीसरे में बैठे हैं तो क्या होगा कि व्यक्ति अब जबरदस्त खूब मेहनत करेगा, तब जाकर के उसको कोई थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे व्यक्ति को ऋण चुकाने में दिक्कत होगी, विषम परिस्थितियों का निर्माण होता रहेगा और व्यय जस का तस बना रहे। दूसरों की आमदनी देख करके व्यक्ति के अंदर भाव ऐसा होता है कि मेरे पास भी ऐसा हो जाए। यहाँ पे नौकरी अगर करते हैं तब तो सुरक्षित हैं, अगर व्यवसाय कर रहे हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा असुरक्षा का भाव जागृत हो जाता है। उसके बाद शनि और गुरु दोनों उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं। इस आधार पर मैं ये बात कहता हूँ कि अगर सूर्य 11वें भाव में नहीं बैठे होते तो ये कुंडली और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती। पर ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम सूर्य 11वें भाव में बैठे। हालांकि वहाँ पे मंगल जो इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं वही अस्त हैं। तो जन्म कुंडली का राजयोग कारक ग्रह समाज में प्रतिष्ठा, सामाजिकता और धर्म क्षेत्र को उजागर करना, मजबूती से सिद्ध करना, सामाजिक प्रभाव को बढ़ा करके रखना, इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं इस कुंडली, इन सभी चीज़ों के अधिपति होते हैं मंगल। वो जन्म कुंडली में अस्त हो गए। इस कारण से व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में रहता है, उसकी एनर्जी उसके ही कई बार आड़े आ जाती है, उसका काम उसके जल्दबाजीपन की प्रक्रिया के कारण बिगड़ता रहता है। क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी पहले ही अष्टम भाव में है या 6वें भाव में है या तीसरे भाव में है, तो दूर स्थान में जाने के कारण भाग्यहीनता या भाग्य के संघर्ष का सूचक हो जाता है। और शनि विलंब के कारक होते हैं, वो विलंब भी दे रहे हैं, हालांकि उनमें प्रभाव थोड़ा सा कमज़ोर होगा, लेकिन फिर भी निगेटिविटी शनि और गुरु के बैठने के कारण हो रही है। 12वें भाव में शुक्र और बुध व्यक्ति को एक तरफा न्याय करने वाला बना देते हैं। व्यक्ति सिर्फ एक ही पक्ष देखता रहता है, दूसरा पक्ष उसे समझ में नहीं आता है। मित्र है तो मित्र की खील सिर्फ एक बात समझ में आ रही है, उसके दूसरे पक्ष को वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई आपका कितना हितैषी है ये आपको समझ में नहीं आता है। तो ये सब कुंडली की गड़बड़ी है, जहाँ हमें सावधानी से स्ट्रिक्ट बिहेवियर के साथ उसको ठीक करना होगा। केंद्र में एकमात्र ग्रह चंद्रमा बैठे हैं और वो लग्नेश हैं। हालांकि कर्क राशि के चंद्रमा व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं, सर पे बाल थोड़े कम होते हैं और छरहरे बदन का होता है। पर कई बार जन्म कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी अगर गुरु के साथ बैठे हैं तो यहाँ पे संघर्षों की स्थिति भी देखने को मिलेगी। और दूसरा, लग्न में भयंकर ग्रहण व्यक्ति को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, आयु और आरोग्य में परेशानी देते हैं। 12वें भाव में शुक्र और बुध हमेशा एक के बाद एक व्यय व्यक्ति को दिखता रहेगा, एक के बाद एक जिम्मेदारी दिखती रहेगी। और 11वें भाव में सूर्य और मंगल ये कई बार व्यक्ति को इस तरीके से परेशान करते हैं कि व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन बढ़ता जाएगा और परिणाम कमज़ोर क्यों मिलेगा या मेहनत ज़्यादा क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि लग्न में चंद्रमा है, द्वितीय भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठे हैं, अग्नि तत्व के ग्रह होकर के स्थिर राशि में बैठ गए। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह होकर के स्थिर राशि में बैठ गए। साथ ही साथ जन्म कुंडली पे लग्न पे राहु केतु का प्रभाव हो गया। लग्न के अधिपति चंद्रमा पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। नवांश चक्र में वो जो चंद्रमा बैठे हैं वो बैठे हैं अष्टम भाव में, जहाँ के अधिपति शुक्र जाकर के शत्रु की राशि में बैठ गए हैं। इस कारण से कुंडली को प्रतियोगिता और संघर्षों में देखने को मिल रहा है।
हमें इसको बहुत सजग होकर के सावधानी से, बहुत गंभीरता से इस कुंडली को निभाने की आवश्यकता होगी, नहीं तो ये कई बार हमारे परेशानी का डबल कारण भी बन सकती है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैं बात यहाँ पे ग्रहों के नक्षत्रों पे कर देता हूँ। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में व्यक्ति को बलवान, मधुर भाषी, शीघ्र निर्णय लेने वाला और शांति प्रिय बनाते हैं, दार्शनिक चिंतन वाला। पर बात क्या है कि ये सारे गुण कई बार जो सद्गुण है वो अवगुण में या नेगेटिव बदल जाते हैं, क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं। तो यहाँ व्यक्ति को फिर भ्रम हो जाता है और जल्दबाजीपन की प्रक्रिया आ जाती है। वो बड़े से बड़े व्यक्ति पे भी संदेह कर जाता है और जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए उस पे विश्वास कर जाता है। अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल, पद पे रह करके प्रतिष्ठापन्न होने के बावजूद उस पर दूसरा कोई आया है और आप उसके पहले थे तो बाद में इंक्वायरी लगी, आप भी उसके लपेटे में आ गए। व्यवस्थाएं बनती नहीं हैं, गड़बड़ होता रहता है, एक काम बनाते हैं दूसरा बिगड़ जाता है। ये जो है वो संघर्ष मिल जाता है। सूर्य जन्म कुंडली में रोहिणी नक्षत्र के बैठे हैं, आत्मकारक ग्रह होते हैं इस कुंडली के लिए, तो धनेश ही आत्मकारक है। नवांश कुंडली में चंद्रमा की राशि में बैठ गए तो इस वजह से वो थोड़े से शांत हो गए। दशमांशा चक्र में वो अपनी राशि को बैठ रहे हैं, इस वजह से करियर में व्यापार का योग ज़्यादा लगेगा। वेशी, वासी, पर्वत, आश्रय, रज्जु, कई प्रकार के योग बने हुए हैं जो व्यक्ति को लाभान्वित करने वाले हैं, पर विलंब से। जन्म कुंडली में ज़्यादातर ग्रह, जैसे 2 ग्रह यहाँ द्विस्वाभाविक राशि में, 2 ग्रह यहाँ द्विस्वाभाविक राशि में, और एक चर राशि में और एक स्थिर राशि में। तो बुध और शुक्र, इस पे मैंने कार्यक्रम बनाया था अपने मूल चैनल पे, जिसमें बात कही थी कि अगर कोई भी ग्रह, एक से अधिक ग्रह एक साथ द्विस्वाभाविक राशि में बैठते हैं तो वो ज़्यादा मजबूत परिणाम देते हैं। तो यहाँ पे भी अगर ये परिणाम होगा तो मजबूती का होगा। यहाँ भी बुध और शुक्र मजबूत परिणाम देंगे, मतलब कई बार वो अगर अच्छा फल देंगे तो तीव्र अच्छा फल देंगे, और अगर बुरा फल देंगे तो तीव्र बुरा परिणाम देंगे, है ना। तो अब ये तय करना होगा कि वो बुरे हैं या अच्छे। तो यहाँ पे बुराई ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे अच्छाई ज़्यादा दिख रही है। तो बुध और शुक्र अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी व्यक्ति बालकपन की प्रवृत्ति में रहेगा, व्यय को लेकर के असंतुलित रहेगा। उसके जीवन में उसका जो शुक्र के ऊपर चूंकि शनि का प्रभाव है, इस वजह से कामुकता, दूसरों को आकृष्ट करने का बल, कई तरीके से विवाह के बाद भी कई लोगों के संपर्क में रहना, या ऐसा कुछ अगर नहीं भी है तो भी हमें उससे सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मंगल जन्म कुंडली में कृतिका नक्षत्र में है, वो ठीक है, और व्यक्ति की एनर्जी को कई बार थोड़ा बहुत गड़बड़ भी करेंगे, जबकि बुध देव व्यक्ति के तर्क को, विद्या को, ज्ञान को सही दिशा में ले जाना, हालांकि थोड़ा बहुत कंफ्यूज करना, मेमोराइज करने में व्यक्ति को दिक्कत, चीज़ें भूलने वाली हो जाती हैं, या बुध की दशा में भूलने की बीमारी, गलत निर्णय में जाना, गलत मैत्री में जाना, ये सब चीज़ें देखने को, वात पित्त कफ अनकंट्रोल होता रहता है, ये बुध के कारण होगा। देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को न्यायप्रिय और चरित्रवान बनाएंगे, और साथ ही साथ उसकी कैपेसिटी भी अच्छी होती है। जबकि शुक्रदेव 12वें भाव में आर्द्रा नक्षत्र में होने के कारण राहु से द्विद्वादश के संबंध में व्ययशील हो जाते हैं, और व्यक्ति के जीवन में आमदनी कम, व्यय ज़्यादा, या आने से पहले धन जाने का मार्ग तय रहता है। जबकि शनिदेव जन्म कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस कुंडली में शनिदेव विपरीत परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं, विषम परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं। नौकरी के कारण, बॉस के कारण, अनुशासनहीनता के कारण, स्वधर्म पालन नहीं करने के कारण, या कई बार आलस्य, प्रमाद के कारण, निगेटिविटी के कारण व्यक्ति के जीवन में शनिदेव नेगेटिव परिणाम देते हैं। पंचम भाव पे शनि की दृष्टि है, पंचम भाव पे मंगल का प्रभाव है, पंचम भाव पे राहु का प्रभाव है। तो जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु सबका प्रभाव आ गया। इस वजह से व्यक्ति विवाह करके भी पश्चाताप करता है, या कई बार विवाह नहीं होने पर पश्चाताप करता है, संतान होने से पश्चाताप करता है, संतति नहीं होने से भी पश्चाताप होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैलेंस करने की आवश्यकता है, और कुंडली की कमजोरी बता रहा हूँ, इससे हमें आंख बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ जो शास्त्रकार बताते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव पे सारे के सारे पापग्रह की दृष्टि हो गई, और जन्म कुंडली के पंचम के कारक जो गुरु हैं वो शनि के साथ बैठ करके अपना बल कमजोर कर रहे हैं। उसके बाद जन्म कुंडली के पंचम भाव पे सारे पापग्रह का प्रभाव आ गया, शनि भी देख लिए, मंगल भी देख लिए, राहु भी देख लिए, केतु का भी प्रभाव आ गया, सूर्य भी देख लिए। इस भाव के स्वामी भी जन्म कुंडली में वृष राशि में बैठे हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं। हालांकि भाव का स्वामी अगर भाव को देख रहा है तो थोड़ी बहुत अच्छाई दे देगा, पर उस पर विश्वास इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे पापग्रह का बल ज़्यादा है, शनि, मंगल, राहु, केतु। मतलब एक नेगेटिविटी है, 75% तक बुराई है, 25% तक अच्छाई। इस वजह से संतान के साथ संबंध, पत्नी के साथ संबंध, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, समाज को लेकर के बहुत ज़्यादा शांत होना, इन सभी चीज़ों पे हमें फोकस बढ़ाना ही होगा। तो ये आपकी कुंडली में ग्रह हैं। एक बात और बताता हूँ, गुरु की दृष्टि जो सप्तम भाव पे पड़ी है वो विवाह को बचाने की पूरी कोशिश करेगी और दार्शनिकता देगी, जबकि गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पे व्यक्ति को धार्मिक बनाएगी। वहीं गुरु की दृष्टि जो सूर्य और मंगल पे पड़ी है व्यक्ति को चरित्रवान और तेजस्वी
बनाएगी। जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में बैठना व्यक्ति को महाधनी योग में लेके जाएगा। यहाँ पे जो है वो चतुर्थ भाव के स्वामी लाभ भाव में, ये माता से सुखी बनाएंगे। जन्म कुंडली के लाभ भाव क्या बोलते हैं कि अष्टम भाव के स्वामी चतुर्थ में को देख रहे हैं, इस वजह से पति पत्नी में मतभेद देंगे। यहाँ पे शनि मंगल राहु केतु सबका प्रभाव होगा, इस वजह से दाम्पत्य में परेशानी, स्वास्थ्य में परेशानी, पत्नी के कारण परेशानी, कुल मिलाकर के कुंडली को कमजोरी मिल रही है। यहाँ पे सूर्य जो व्यक्ति को घर्षण देते हैं। दशमांसा चक्र में लग्न के अधिपति का पंचम भाव में बैठना, लेकिन गुरु से दृष्ट होना, ये मजबूत व्यापारिक योग लगा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति का कर्म क्षेत्र मुझे अच्छा नजर आ रहा है, जहां व्यक्ति होपफुली बहुत अच्छा काम करेगा और उसमें सफल भी होगा, और निश्चित रूप से अंततोगत्वा जीत विजय व्यक्ति की ही होगी, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में, बुध स्वग्रही। तो जब तक व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा, नौकरी के पीछे जितनी देर तक भागेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस वजह से सीधी बात, कोई बकवास नहीं, व्यापार ही करना है और व्यापार ही करना है। खाने पीने का काम, इंजीनियरिंग सर्विस, हॉस्पिटल, होटल और क्या बोलते हैं कि भू राजस्व विभाग, भूमि नापने का काम हो जाए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो जाए, ट्रांसपोर्ट का काम हो जाए, पत्थरों का काम हो जाए। कई बार तो अगर इन सभी चीज़ों से करना चाहते हैं तो फर्नीचर का काम भी कर सकते हैं। वन एवं इमारती लकड़ियाँ का उपजाना और उससे संबंधित मशरूम वगैरह हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनिकली उपजाई जाती हैं, इससे संबंधित क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। किसानी खेती का काम, इतनी सारी चीज़ें। यहाँ पे जो शुक्र बैठे हैं वो 12वें भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। यहाँ जो मंगल बैठे हैं वो 11वें भाव में बैठ करके धन भाव को देख रहे हैं। तो व्यक्ति के पास काम है। 11वें भाव के स्वामी या दशम स्थान के स्वामी 11वें भाव में बैठे अस्त हो गए, तो पिता से अब कुछ थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन धन भाव पे उनकी दृष्टि है और धनेश के साथ बैठे, इस वजह से व्यक्ति के पास काम है ना। बस वो असंतोषी है या थोड़ा निगेटिव है, इस कारण से उसको कमजोरी मिल रही है, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली है। तो व्यक्ति जो है वो एक तरफा ही निर्णय ले रहा है या एक तरफा ही चीज़ों को देख रहा है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें गड़बड़ी देखने को मिल रही हैं। अब मैं आपकी कुंडली में कुछ अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। तो व्यक्तित्व तो ठीक है, वाणी पे संयम बरतने की आवश्यकता है और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को क्लियर विजन के साथ प्रस्तुत करना है। किसी से मिलें तो बहुत ही मतलब गर्मजोशी से मिलें, अपने आप को ठंडा ना पड़ने दें। कोई भी काम करेंगे उसमें रुकावट होगी, पर उस पर अगर इंतजार करेंगे तो सफल भी होंगे, क्योंकि सूर्य 11वें भाव में बैठे हैं तो निश्चित रूप से सफलता देंगे। परेशानी इस वजह से आ रही है क्योंकि आप कई बार आपकी कुंडली में मंगल अस्त हो जा रहे हैं। जन्म कुंडली में हम और भी ज़्यादा पराक्रम करेंगे, ये स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है और इसी के कारण व्यक्ति के जीवन का संघर्ष बढ़ रहा है। इसको ठीक करने के लिए पुराणों का अध्ययन, धर्मशास्त्रों का दान, इसके साथ शंख आदि का दान हो जाए, गाय की सेवा हो जाए, एकादशी हो जाए, विष्णु सहस्त्र नाम हो जाए, राम रक्षा स्तोत्र हो जाए, आदित्य हृदय हो जाए, इन सभी चीज़ों का पाठ व्यक्ति को जीवन में करना ही होगा। साथ ही साथ रत्न के आधार पर चंद्रमा का रत्न या तो फिर धनेश सूर्य का रत्न भी इस कुंडली में धारण किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर आप चाहें तो भाग्येश गुरु का रत्न भी धारण कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा मन अशांत है, हमारी प्रवृत्ति, हमारी जो विद्या है, बुद्धि है, विवेक है, वो कई बार वो डिफरेंशिएशन में जा रहा है, अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। अच्छाई और बुराई के बीच में भेद लगा पाना गलत है, या कई बार वो गड़बड़ी कर देता है, या गलती हो जाती है। कई बार मैंने जैसे पूर्व में कहा था, जिस पे संदेह नहीं करना है उस पर हम संदेह करते हैं, और जहाँ हमें एग्रेशन में जाना है वहाँ हम शांत होते हैं। मतलब कई बार ये भावनाओं का हेर फेर चल रहा है। नौकरी और व्यापार में आरंभ में नौकरी, बाद में व्यवसाय, और व्यवसाय तो संपूर्णतया कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। आगे व्यवसाय का योग आपकी कुंडली में 2032 से भी आएगा, 2027 के अक्टूबर से भी आएगा। तो निश्चित रूप से हमें तब तक नौकरी कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा हम उसमें व्यापार में जा सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो भी नौकरी के साथ अगर व्यापार चाहते हैं तो 100% किया जा सकता है। रेंटल प्रॉपर्टी का काम भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। उसके बाद हम अपने कंसंट्रेशन पे फोकस करेंगे, हम उस पर विश्वास रखेंगे कि हमारा काम बनेगा। हम जल्दबाजीपन में नहीं जाएंगे, दिनचर्या पे फोकस करेंगे, पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे बने, इसका हम भरपूर प्रयास करेंगे। दिनचर्या अच्छी बने, सूर्य को अर्घ्य दें, गुलाब का फूल ठाकुर जी को अर्पित करें, कमल का पुष्प भी ठाकुर जी को अर्पित करें, देवी मैया को अंजीर की माला, इलायची की और लौंग की माला निश्चित रूप से शुक्रवार को छोटा ही सही पर अर्पित अवश्य करें। इसके साथ साथ भाग्य का बल ठीक होगा, इसमें कोई 100% तो नहीं कहूँगा, पर हाँ उसमें संघर्ष जरूर है, पर उस भाव को बल ज़्यादा मिल रहा है अष्टक वर्ग में, इस वजह से उसका सुख आपको लगभग मिल जाएगा। इसके साथ सामाजिकता व्यक्ति की बनी रहेगी। इंक्वायरी वगैरह अगर बैठ जाती है, कभी आपके बॉस के साथ मतभेद होता है, तो भगवान सूर्य की पूजा आपको करनी चाहिए, अर्घ नियमित रूप से देना चाहिए। साथ ही साथ इस कुंडली में
जो अष्टक वर्ग की संख्या है उसके आधार पर कुंडली 100% सफल हो जाएगी, पर संघर्षों के साथ सफल होगी। ये कुंडली ऋण में जाएगी तो ऋण में चुकाने में दिक्कत होगी। बुध और शुक्र के कारण वहाँ पे एक ढिलाई दिखाई दे रही है, तो ऋण चुकाने में दिक्कत होगी। आमदनी अलग जगह से आता है, अलग जगह पे खर्च होता है, इस वजह से वहाँ से हमें सावधान होना होगा। दूसरा कि हमें इस बात पर भी फोकस रखना है कि हमारे संबंध हमारे पत्नी के साथ मजबूत रहें, अच्छा रहें। हम बेवजह चीज़ों को तूल दे करके कई बार गड़बड़ा देते हैं या गड़बड़ कर देते हैं, तो हमें चीज़ों को ऑब्जर्वेशन के साथ आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कुंडली को समझने की आवश्यकता है और अपनी कमजोरी पे काम करने की आवश्यकता है। अब इस कुंडली पे मैं मुख्य बातों पे आपका ध्यान लेके आता हूँ, जिसमें मैं सभी वर्ग चार्ट पे आपका ध्यान दे दूंगा। दशमांशा चक्र में मंगल का, गुरु का, चंद्रमा का, सूर्य, शुक्र और बुध का व्यवस्थित होना इस कुंडली पे ठप्पा लगाता हूँ कि व्यक्ति का करियर उज्जवल है। अब वो चाहे कुछ भी करे, पर अंततोगत्वा व्यक्ति अपने कारोबार से प्रसन्न रहेगा। छोटे मोटे संघर्ष लग्न चक्र के कारण ग्रहण में कारण दिखाई दे रहा है। नौमांसा चक्र में लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, लग्न में बैठे, पर शनि मंगल राहु केतु के कारण वो चाह करके भी अपना परिणाम 100% नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद अगर भवन भूमि वाहन के बारे में बात करता हूं तो आपकी कुंडली में गुरु, चंद्रमा, शुक्र और मंगल, इनकी दशाओं में आपको भवन भूमि वाहन से संबंधित कोई भी काम करना हो, कोई भी निर्णय लेना हो, खरीदना हो, बेचना हो, बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या देखना होगा कि अंतरदशा किसकी चल रही है, प्रत्यंतर किसका चल रहा है, सूक्ष्मांतर प्राणांतर किसका है। अगर गुरु, चंद्रमा, मंगल और शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है तो आप निश्चित रूप से सांसारिक वस्तुओं के प्राप्त करने के लिए कोशिश कर सकते हैं और उसमें लगभग सफल होने के 100% चांस है। माता और पिता को लेकर के हम अपने आप को सावधान रखेंगे राहु की दशा में, शनि की दशा में और शुक्र की दशा में। जब कभी भी ये दशाएं चलें तो हम माता और पिता को लेकर के सावधान और सजग हो जाएंगे। संतान को लेकर के हम कब सजग होंगे, जब कभी शनि की दशा चले, इसके साथ जब कभी भी मंगल की दशा चले या जब कभी भी शुक्र की महादशा में या अंतरदशा में प्रत्यंतर में राहु का प्रत्यंतर आ जाए, तब हमें संतान को लेकर के सावधान होना होगा। मतलब उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा और उनका स्वास्थ्य। जब कभी भी इस कुंडली में बुध की दशा चले या शनि मंगल राहु केतु और गुरु की दशा चले तो भुजाओं में दर्द की समस्या बढ़ेगी। बाकी वैसे कोई लंबी बीमारी का खतरा इस कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है। अष्टक वर्ग के बाद मैंने विभिन्न वर्ग चार्ट पढ़े हैं, वाहन पढ़ा है, D4 चार्ट पढ़ा है, जिसके आधार पर अगर भाग्य को मनाना है तो बजरंगबली की पूजा भी करनी चाहिए। उनके 12 नामों का उच्चारण नित्य 12 बार करें। घर की सफाई खुद से करें। अमावस्या को निश्चित रूप से दान करें। इस कुंडली में बहुत सॉफ्टली चीज़ों को पकड़ेंगे तो चीज़ें मिल जाएंगी। अगर हार्ड बहुत ज़्यादा कठोर पकड़ा किसी भी विषय को या किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से कठोरता से पेश आएंगे तो काम आपका नुकसान में जाएगा। उसके बाद सूर्य, बुध और शुक्र की दशा मेहनत करवा के धन देगी, जबकि गुरु, शनि मंगल राहु केतु और चंद्रमा की दशा शांति से धन देने वाली बात बनेगी। नक्षत्र की बात कर लेता हूं। पुष्य नक्षत्र में दान करना अच्छा रहेगा। रोहिणी, आर्द्रा, उत्तरा, फाल्गुनी, पुष्य, रेवती और श्रवण के साथ हस्त, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। अंक आपकी कुंडली के लिए 5 और 2 अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है उत्तर दिशा की तरफ। मित्रता वृश्चिक और मीन वालों से करें। जिस भवन में आप निवास करना चाहते हैं, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, पूरब दिशा के मकान में रहना अच्छा होगा। साथ ही साथ इस कुंडली में मारक दशा चलेगी शनि और गुरु वाली। साथ ही साथ उसमें जब शुक्र और राहु चलेंगे तो थोड़ा बहुत कष्ट होगा। वैसे इस कुंडली में सूर्य जो हैं और जो चंद्रमा हैं उसके आधार पर व्यक्ति को सुखद मृत्यु का योग ही लगा हुआ है। पत्नी संदेह करने वाली न हो या आपका कोई भी काम संदेह न करवाए, इस बात की कोशिश आपको हमेशा करनी होगी। क्लियर है? सूर्य आपकी कुंडली में 50%, चंद्रमा 100%, मंगल 25% से कम, बुध 50%, गुरु 25% से कम, शुक्र 50%, शनि, राहु और केतु 25% का परिणाम कर रहे हैं। क्लियर है? दिन आपके लिए मैंने बताया है सोमवार और मंगलवार, साथ ही साथ गुरुवार भी रख सकते हैं। मित्रता से सावधान रहना है और दूसरा कि हमें कामोत्तेजक भावनाओं पे भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र के ऊपर शनि का प्रभाव कई बार व्यक्ति को कामी बना देता है।
संतान में पुत्र संतति का योग ज़्यादा है। अगर स्त्री संतति ज़्यादा है तो इसका अर्थ है कि गर्भाधान संस्कार गड़बड़ हुआ है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।